नमस्कार साथियों, और देखते हैं इस रिवीजन बुकलेट के अंतर्गत जो प्रश्न हैं उसी श्रृंखला को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे साथियों, जो रिवीजन बुकलेट है उसकी बात की जाती है, तो किस प्रकार से इन प्रश्नों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखते हैं प्रश्न आपका क्या रहता है कि मनोवैज्ञानिक कौन सी है, मनोवैज्ञानिक बात की जाती है, और मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कौन सा प्रश्न है और उसकी बात करते हैं। तो यहां पर देखना कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण सामग्री की अवधारणा आधारित है। मनोवैज्ञानिक किसकी बात करें कि मनोवैज्ञानिक बात करें, और मनोवैज्ञानिक की बात की जाती है तो इसमें कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर शिक्षण की सामग्री और अवधारणा क्या है, आधारित है। अधिगमकर्ता की सक्रिय भागीदारी, जो अधिगमकर्ता यानी बालक की सक्रिय भागीदारी है वो होना जरूरी है। दूसरा कह रहा है कि अधिगमकर्ता के संवेदी अंगों को सक्रिय होना, संवेदी जो अंग है वो क्या होना, सक्रिय होना। शिक्षक केंद्रिता नहीं, बाल केंद्रिता आजकल है। मूर्त एवं प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, मूर्त एवं प्रत्यक्ष कि प्रत्यक्ष रूप से उनको क्या करवाना, शिक्षण करवाना जरूरी है। और यहां पर अधिगमकर्ता केंद्रित होता है, बालक केंद्रित नहीं होता है। और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और शिक्षण सामग्री क्या करना, प्रयोग करना। तो यहां पर देखा जाता है तो आपका पहला विकल्प सही है, दूसरा आपका सही है, चौथा आपका सही है, 1 2 4 आपके क्या है, सही है। और 1 2 4 सही है, तो आपका पहला विकल्प क्या है, राइट है। पहला विकल्प क्या है, राइट है। साथ में इसमें ध्यान देना साथियों कि इसमें आजकल जो है वो बाल केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली आजकल, बाल केंद्रित। और बाल केंद्रित की बात करें तो इसमें आजकल शिक्षण सिद्धांतों, शिक्षण विधियों शिक्षण सूत्र, और शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखना, यह आपको ध्यान में होना जरूरी है। दृश्य सामग्री के अंतर्गत सहायक सामग्री सम्मिलित की जाती है कि दृश्य सामग्री है, कौन सी है, दृश्य सामग्री है, और उसमें क्या करना है कि सहायक सामग्री शामिल करना। कि दृश्य सामग्री के अंतर्गत सहायक सामग्री सम्मिलित की जाती है मॉडल में, फ्लैनन बोर्ड में, जादू की लालटेन में, उपरोक्त सभी में। कि दृश्य सामग्री है उसकी सहायक सामग्री में किसको शामिल किया जाता है, किसको अपन शामिल कर सकते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। और शामिल कर सकते हैं उनमें आपका आता है मॉडल है, फ्लैनन बोर्ड है, जादू की लालटेन है, मैजिक लालटेन है, और क्या आता है, उपरोक्त सभी को। कि उपरोक्त सभी को इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जादू की लालटेन है, फ्लैनन बोर्ड है, मॉडल है, इन सबको अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। इन्हीं में आपका आता है श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, फिल्म पट्टिकाएं, स्लाइड्स, ग्राफ, रेखा चित्र, ये सब इसके अंदर क्या आते हैं, शामिल करते हैं। तो वह सामग्री होती है जिसमें क्या होता है कि दृश्य और इंद्रियों का यानी आंखों का प्रयोग होता है। कि वह सामग्री जिसके अंतर्गत आंख की इंद्रियों के प्रयोग होते हैं, जैसे चित्र है, चार्ट है, रेखा चित्र, फिल्म पट्टिकाएं, स्लाइड, कि चित्र है, रेखा चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, मॉडल तो वहां पर आ गया, फ्लैनल बोर्ड आ गया, जादू की लालटेन आ गई, श्यामपट्ट आ गया, कौन सा आ गया, श्यामपट्ट है, ग्राफ है, इसमें ग्राफ है,
श्यामपट, श्यामपट यानी बोर्ड, श्यामपट है कि बोर्ड की बात की जाती है। और इसमें आपकी जादू की लालटेन है वो आती है, फ्लेनल बोर्ड आता है। और गणित संबंधी साहित्य, गणित संबंधी क्या आते हैं, साहित्य आते हैं। और सूचना की पट्टिका है, फिल्म की पट्टिका है। तो फिल्म पट्टिका तो यहां पर आ गई, तो सूचना की पट्टिकाएं, सूचना की पट्टिकाएं ये इसमें शामिल की जाती है। नेक्स्ट देखें, निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण की क्या विशेषता है। निबंधात्मक में क्या होता है कि बालक होता है अपने मन के संपूर्ण जो भाव है वो उसमें लिखता है। निबंधात्मक जो परीक्षा होती है उसके अंदर विद्यार्थी रचनात्मक विचारों को जानने के लिए उपयोगी होता है और भावों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। जो भाव होते हैं वो प्रकट करते हैं कि जितनी इच्छा होती है उन इच्छाओं को वहां पर क्या करते हैं, लिखते हैं बालक। और उचित अध्ययन विधि को प्रोत्साहन, यानी पढ़ने को वहां पर प्रोत्साहन मिलता है, यानी बालक अपनी शैली है उसका क्या करता है, विकास करता है। और उचित अध्ययन को प्रोत्साहन और क्या आता है, उपरोक्त सभी कि सभी शैलियां इसमें क्या होती है, विकसित की जाती है। किसमें, निबंधात्मक परीक्षा में। उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन होता है कि उच्च मानसिक जो क्रिया होती है उनका मापन कर सकते हैं। साथ साथ व्यक्तित्व और चिंतन विधि पर प्रकाश, व्यक्तित्व और चिंतन विधि पर क्या होता है, विकास। तो यहां पर व्यक्तित्व व चिंतन, व्यक्तित्व व चिंतन विधि, चिंतन विधि का विकास है। उच्च मानसिक क्रियाओं का विकास कि उच्च मानसिक कि आपकी जो सोच है, क्या है, सोच है। तो उच्च मानसिक क्रियाओं का क्या मापन है, उच्च मानसिक क्रियाओं का मापन। और भाषा शैली, किसकी बात हो रही है कि भाषा शैली की बात करें, भाषा शैली व लेखन कला जानने के लिए उपयोगी। भाषा शैली व लेखन, भाषा शैली व लेखन कला को जानने के लिए उपयोगी कि जो लेखन भाषा शैली है और लेखन को जानने की क्या है, कला है। और यहां पर जो विद्यार्थी उसमें रचनात्मक, विद्यार्थी में क्या है, रचनात्मक की बात की जाती है। और इसमें नकल की कम संभावना, जांच की विधि है कि जांच की सुविधा है, मितव्ययता है। तो यहां पर देखा जाए कि जांच की सुविधा, मितव्ययता, कम खर्चा, मितव्ययता बोलते कम खर्चीली विधि की बात की जाती है। प्रश्न रचना अत्यधिक सरल है, नकल करने की संभावना कम है कि नकल करने की संभावना कम। प्रश्न बनाना सरल। नेक्स्ट देखते हैं, निर्देश निम्न प्रश्नों के सत्य होने पर सही और असत्य होने पर गलत को चिन्हित कीजिए। योजना विधि का जन्मदाता किलपैट्रिक है। सत्य असत्य, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम बोधायन, सत्य असत्य है। एकांतर अनुक्रिया रूप है, बहुविकल्पी रूप है, मिलान रूप परीक्षण है, सादृश्य अनुभव रूप है। तो ऐसे जो प्रश्न आते हैं आपके स्टेटमेंट के राइट और रॉन्ग, राइट रॉन्ग के देखे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न क्या होते हैं उनके बारे में कह रहा है कि ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो अपने एकांतर अनुक्रिया रूप वाले, कौन से, एकांतर अनुक्रिया रूप वाले जो प्रश्न होते हैं, और एकांतर अनुक्रिया रूप वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें सही गलत, कौन सा, सही गलत। जन्मदाता तो इसमें योजना विधि किलपैट्रिक है, लेकिन इसका जो गुरु है
गुरु है वो है जॉन डीवी। कौन है? जॉन डीवी। जैसे हेमा का गुरु कमल, उसी प्रकार किलपैट्रिक का कौन है? जॉन डीवी। कौन आता है? जॉन डीवी गुरु इसमें देखा जाता है। और यहां पर जो एकांतर होता है, क्या होता है? एकांतर की बात इस प्रश्न में सत्य असत्य चिन्ह है, इन प्रश्नों की अपन क्या करते हैं? चर्चा की जाती है। तो यहां पर देखें कि अभिकर्मित अभिकर्मित है, और अभिकर्मित की बात करें, अभिकर्मित, वैसे अभिकर्मित का होता है छोटी छोटी फ्रेम बनाकर उनका क्या करना? अध्ययन करना। अभिकर्मित अधिगम, अभिकर्मित अधिगम के प्रणेता स्किनर है। कौन है? स्किनर। अभिकर्मित अधिगम के प्रणेता स्किनर है। और यहां पर देखा जाए तो सत्य असत्य के बारे में जो प्रश्न आते हैं उन्हीं के बारे में क्या करते देखा जाता है। और साथ ही एलिमेंट्री नामक पुस्तक है, कि एलिमेंट्री नामक पुस्तक के लेखक का नाम बोधायन सत्य असत्य के रूप में देखते हैं। और इसमें अपन क्या करते हैं कि जो प्रयोजन है और प्रयोजन के बढ़ाने के संदर्भ में देखा जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण हैं। इन परीक्षणों का अंकन शीघ्रता और सुगमता से किया जाता है। ये बात तो सही है। ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा वैध होते हैं, और क्योंकि इसमें वस्तुनिष्ठता होती है। ये परीक्षण निर्माण, प्रशासन तथा अंकन की दृष्टि से अधिक व्यवहारिक होते हैं। यानी कि ये परीक्षण अधिक विश्वसनीय होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। ये परीक्षण निर्माण, प्रशासन तथा अंकन सुविधा व्यवहारिक होती है। तो आपका क्या था? उपरोक्त सभी, कि डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। लेकिन ये बनावट में सरल और छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? कि बनावट में सरल और छोटे होते हैं। ये है बनावट में, यह है बनावट में सरल तथा छोटे होते हैं। बनावट में सरल और क्या होते हैं? छोटे होते हैं। साथ ही साथ इस परीक्षण में उत्तर संक्षिप्त केवल एक ही होता है। इन परीक्षण में संक्षिप्त, इन परीक्षण में संक्षिप्त में उत्तर एक ही होता है। कि संक्षिप्त में देखा जाए और प्रश्न है उसमें केवल उत्तर की बात की जाती है, एक होता है। और इसमें प्रदान के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? एक समान। जो अंक है प्रशासन के अंकन की दृष्टि सभी व्यवहारिक होती है। और परीक्षण अंकन शीघ्रता और सुगमता से क्या था? इसका जो परीक्षण है वो क्या है? सुगमता से। इसका परीक्षण सुगमता, इसका परीक्षण सुगमता से करते हैं। नेक्स्ट, मूल्यांकन की प्रविधि का उपयोग बालकों की योग्यता और व्यवहारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कि मूल्यांकन की बात करें और प्रविधि की बात की जाती है तो उसके मूल्यांकन के लिए क्या किया जाता है। और मूल्यांकन के रूप में देखें तो इसमें कह रहा है कि योग्यता और व्यवहारों के संबंध में, योग्यता है एबिलिटी की बात की, बिहेवियर की बात की जाती है, उसमें किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर अवलोकन प्रविधि के लिए, जांच सूची के लिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के लिए, या उन उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मूल्यांकन जो है प्रविधि का उपयोग बालक की योग्यताओं के लिए अवलोकन विधि के लिए, कौन सी विधि के लिए? अवलोकन विधि के रूप में देखा जाता है। कौन सी विधि के लिए? अवलोकन विधि है, और उसके रूप में इसमें देखा जाता है। तो साथ साथ अवलोकन की बात है, प्रविधि का बात की जाती है। इसमें अवलोकन जो होता है और इसमें योग्यता और व्यवहारों की बात की जाती है। और कक्षाओं में बालक का आत्मनिरीक्षण और अवलोकन जो होता है उच्च कक्षा के विद्यार्थी के जरिए स्वयं भी कर सकते हैं। कि उच्च कक्षा के विद्यार्थियों आत्मनिरीक्षण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। कि उच्च कक्षाओं के जो विद्यार्थी होते हैं, उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी, उच्च कक्षाओं के क्या है? विद्यार्थी। कि उच्च कक्षाओं के जो विद्यार्थी है और विद्यार्थी उच्च कक्षाओं के क्या? विद्यार्थी स्वयं
आत्म परीक्षण, आत्म परीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, का प्रयोग बालक की अभिरुचियों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक पक्ष की जांच के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से किसी विशिष्ट या गुण या विशेषता की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, देखो अभिरुचियां जो होती है वो तो जन्मजात अर्जित होती है, जन्मजात और क्या होती है, अर्जित। लेकिन आपकी जो अभिवृत्ति होती है वो आपकी देखी जाती है, तो अभिवृत्ति आपकी होती है केवल और केवल अर्जित, जिसको कहते हैं सोच। सोच आपकी या तो सकारात्मक या नकारात्मक देखी जाती है। तो यहां पर जब भी अपन देखें तो जांच सूची है, चेकलिस्ट है, आकस्मिक निरीक्षण परीक्षण विधि है और साक्षात्कार इंटरव्यू है, कर्म निर्धारण मापनी। तो इसमें अभिरुचियों को, अभिवृत्तियों को सबकी उपस्थिति अनुपस्थिति जांच करने के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में दैनिक पाठ योजना है, निर्माण रुचि लेता है हाँ या ना, या फिर शिक्षण करने में आनंद की अनुभूति होती है हाँ या ना, या विज्ञान, आप विज्ञान का अध्ययन करना पसंद करते हैं हाँ या ना, ऐसी चीजें इसमें देखी जाती है। तो यहां पर देखा था जांच सूची एंड चेकलिस्ट, चेकलिस्ट का प्रयोग किया जाता है कि आपको शिक्षण करने में आनंद की अनुभूति होती है या नहीं होती है, दैनिक पाठ योजना में रुचि है या नहीं है, विज्ञान का अध्ययन करना पसंद है या नहीं है, ऐसी चीजें इसमें देखी जाती है। तो इसमें देखा जाता है हाँ, इसमें देखा जाता है हाँ या नहीं। आपकी दैनिक पाठ योजना, आपकी दैनिक पाठ योजना बनाने में रुचि है हाँ या नहीं। आपको शिक्षण में आनंद अनुभूति होती है हाँ या नहीं, और आपको विज्ञान विषय अध्ययन करना अच्छा लगता है हाँ या नहीं। तो यहां पर अपन देख रहे थे प्यारे विद्यार्थियों की इसमें उपस्थिति है या नहीं, उसके रूप में देखा जाता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों अपन देख रहे क्रम निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल जो पूर्णतः प्रकार होती है, जो पूर्णतः प्रकार देखी जाती है कि जो क्रम निर्धारण मापनी होती है रेटिंग स्केल होती है मुख्यतः प्रकार की होती है। कितने प्रकार की क्रम निर्धारण मापनी जो रेटिंग स्केल होती है ये प्रकार की कितनी होती है, इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। इसके बारे में अपन बात करें तो रेटिंग स्केल के जो प्रकार है वो कितने होते हैं, 4। हाँ ना की बात की जाती है जिसमें उत्तर दिया जाता है। रेटिंग स्केल जो क्रम निर्धारण विधि है इसका थ्रस्टन देखा जाता है, कौन आता है, इसका प्रवर्तक है थ्रस्टन आता है, जिनका 3 अथवा 5 अथवा दूरी के रूप में अपन क्या करते हैं, बात करते हैं। इसमें बिंदु की बात करें तो 5 बिंदु भी इसमें देखे जाते हैं और इसको वर्ग क्रम निर्धारण या मापने के नाम से भी इसको जानते हैं, या तो वर्ग क्रम या मापनी के नाम से, वर्ग क्रम या मापनी के नाम से जाना जाता है, कि वर्ग क्रम या मापनी के नाम से इसको जाना जाता है। और इसमें मुख्यतः 4 और वैसे इसमें 5 विकल्प भी हो सकते हैं कि इसमें संख्या की बात रहे 1 2 3 आदि भी हो सकती है। किसी प्रकार से 3 5 7 बिंदुओं को सापेक्ष निर्णय करना होता है। इसमें क्या होता है, वर्ग जो होते हैं वर्ग में 3 है 5 है 7 है, ऐसे वर्ग इसमें दिए जाते हैं। और इसमें क्योंकि इसमें कम आयु के बच्चों को निर्णय लेने की शक्ति का पर्याप्त मात्रा में अभाव होता है कि इसमें कम आयु के बालकों को निर्णय करने का अभाव पाया जाता है। क्षेत्र व्यापक है, अनुदेशन का, प्रशिक्षण का, शिक्षण का प्राप्य उद्देश्य। शिक्षण का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक क्षेत्र है। और शिक्षण का जो बात की जाए तो इसका क्षेत्र क्या होता है, व्यापक होता है। और यहां पर देखा जाता है कि शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें व्यापक में औपचारिक प्लस अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक, औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों को शामिल किया जाता है। कि औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों को अपन इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और इसमें अनुदेशन और शिक्षण की बात की जाती है। अनुदेशन और किसकी बात करें, शिक्षण की बात की जाती है। तो अनुदेशन शिक्षण का एक अंग और कक्षा तक क्या होता है, सीमित होता है। और प्रशिक्षण क्षेत्र अत्यंत क्या होता है, संकुचित। तो यहां पर देखा जाता है कि आपका शिक्षण हो जाएगा और अनुदेशन शिक्षण का, अनुदेशन शिक्षण का अंग होता है। और प्रशिक्षण का क्षेत्र, प्रशिक्षण का क्षेत्र सीमित होता है। कि प्रशिक्षण का क्षेत्र है वो क्या होता है, सीमित होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रशिक्षण है
उसका क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और उससे संबंधित प्रश्न और प्रस्तुतियों के साथ आने के लिए कहता है, और वह किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है कि एक शिक्षक छात्रों को एक विषय पढ़ाता है और प्रश्न और प्रस्तुतियां कि क्वेश्चन की बात की जाती है और प्रेजेंटेशन की बात की जाती है कि प्रेजेंटेशन है उसके रूप में देखा जाता है, और प्रेजेंटेशन की बात करें तो किस रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर देखें कि अधिगम का स्थानांतरण है, पुनर्निर्माण में मदद है, सक्रिय सहभागिता है, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम है। तो यहाँ पर किस सिद्धांत का अनुसरण कर रहा है, अनुसरण की बात करें तो किसमें, सक्रिय भागीदारिता, सक्रिय सहभागिता होती है, वो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंस रखती है कि अपन यहाँ पर एक छात्र की जन्मजात प्रतिभा और कमजोरी की पहचान करना शिक्षक का क्या कर्तव्य है, जिसमें उसकी अंतर्निहित शक्ति को क्या करना समझ सकता है कि यहाँ पर एक जन्मजात बालक की शक्तियों को समझना शिक्षक का कर्तव्य है, और बालक के अंतर्निहित, बालक की बात की जाती है और क्या कह रहा है कि अंतर्निहित शक्तियों को समझा सके कि अंतर्निहित शक्तियों को समझा सके तथा बालक की कमजोरियों की पहचान कर सके कि बालक और बालक की कमजोरियां हैं उनकी पहचान कर सके। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रमवार जमवाइए। अब देखो इसमें क्रमवार जमाना है तो सबसे पहले कि हमें इसमें व्यवस्थित करना है, सीक्वेंस जमानी है। तो सीक्वेंस के लिए अपन क्या करते हैं कि जब भी अपन सीक्वेंस जमाने की बात की जाती है तो किस प्रकार इसमें सीक्वेंस देखा जाता है। सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, उद्देश्य का निर्माण। तो इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और अपने आप में कौन सा है, डी। सबसे पहले हमें क्या करना है, उद्देश्य का निर्माण। 3 नंबर 1 में आ रहा है, बाकी किसी में भी नहीं देखा जा रहा। अब सीक्वेंस की बात करें तो वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना, यह आपका है 2 नंबर। फिर है सामग्री का प्रस्तुतिकरण, और अंत में क्या आता है, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो आपको सीक्वेंस 3 1 4 2 3 1 4 2 के रूप में क्या करना है, इनको व्यवस्थित करना है। और यहां पर देखा जाए उद्देश्य निर्माण की बात करें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की बात की जाती है। तो सबसे पहले अपन देखा जाता है कि उद्देश्य का निर्माण करते हैं या शिक्षक लक्ष्य को सूत्रबद्ध करते हैं कि यहां पर क्या करते हैं कि उद्देश्य निर्माण या लक्ष्य जो होते हैं, लक्ष्य को सूत्रबद्ध करना, ये जो लक्ष्य है और लक्ष्य को क्या करना है, सूत्रबद्ध के रूप में देखा जाता है, सूत्र के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। और यहां पर दूसरा, वर्तमान ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ना है, शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना है और मूल्यांकन करना है, और पुनः शिक्षण क्या है, इसमें एक और आता आपका 5वां कि पुनः शिक्षण की बात, पुनर्शिक्षण की बात इसमें कही जाती है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है कि जो बाल केंद्रित शिक्षण जो विधि है उसका अर्थ क्या होता है, किस रूप में इसको देखा जाता है। कह रहा है कि बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो यहां पर देखा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या आता है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी है, जो बालक सक्रिय है उसकी भागीदारी को महत्व देना चाहिए।
और बाल केंद्रित विधि जो अर्थ होती है, सक्रिय भागीदारी होती है, अभिव्यक्ति होती है, और इसमें बालक को शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है। कि इसमें देखा जाता है तो बालक को शिक्षण का केंद्र बिंदु माना जाता है, केंद्र बिंदु माना जाता है, और बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता, बालक की रुचि है, बालक की योग्यता है, बालक की क्षमता है, बालक की आवश्यकता है को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करवाना। योग्यता है, आवश्यक क्षमता है, आवश्यकता को ध्यान में रखकर शिक्षण करवाना, ये इसमें देखा जाता है। किंडरगार्टन प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? कि किंडरगार्टन प्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वयं क्रिया और आत्म प्रकाशन की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास पर है, खेल द्वारा शिक्षा पर है, और उपरोक्त सभी पर है। किंडरगार्टन विधि है, इसमें गेंद का प्रयोग करते हैं, गेंद का प्रयोग है, और खेल के माध्यम से सिखाना, खेल के माध्यम से आपको सिखाना है कि जो खेल है और उसी के माध्यम से बालकों को क्या करना है, सिखाना है। और इसमें स्वयं क्रिया और आत्म प्रकाशन की स्वतंत्रता है, स्वतंत्र एवं स्वाभाविक विकास है, खेल द्वारा शिक्षा है, और क्या है, उपरोक्त सभी खेल के द्वारा क्या है, शिक्षा की बात कही जाती है। कि बालक है खेल के रूप में आता है, और इसमें फोवेल ने गेंद को खेल में अत्यधिक क्या दिया, महत्व दिया, और उन्होंने प्रभावी शिक्षण के 20 प्रकार के उपहार का प्रयोग किया। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के जो उपहार है उसका प्रयोग किया। फोवेल ने पौधों के समान मानते हैं कि शिक्षाविद है, तो यहां पर देखा जाए इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए, 20 प्रकार के उपहारों का प्रयोग किया गया है। कि इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए 20 प्रकार के उपहारों का प्रयोग किया गया है। कि यहां पर देखा जाए कि यहां पर कितने प्रकार के, 20 प्रकार के जो उपहार है उनका इसमें क्या किया गया है, प्रयोग किया गया। उपहार की बात करें तो 20 प्रकार के जो उपहार है वो इसमें क्या किया, प्रयोग किया गया। उपहार की बात की जाती है, और इसमें क्या किया है कि विधि की बात की जाती है, और विधि के अंतर्गत क्या है कि स्वव्यक्ति और आत्म प्रेरणा की भावना है, और साथ में इसमें गीत, अभिनय आदि का प्रयोग भी किया गया है। इसमें विधि के माध्यम देखा जाए कि गीत और अभिनय का प्रयोग किया गया। गीत व अभिनय का प्रयोग किया गया है। ठेका प्रणाली कौन सी आती है? ठेका। अब ठेका कहते हैं तो अपने गांव में ठेका दूसरा होता है, ये ठेका दूसरा है। ये ठेका जो विधि है वो मोंटेन्स विधि है, किंडरगार्टन विधि है, वेनेटिका योजना है, डाल्टन विधि है। ठेका विधि आती है उसको अपन बोलते हैं डाल्टन विधि, और इसका प्रवर्तक है, इसका जो प्रवर्तक आता है डाल्टन जो विधि है, और इसको ठेका प्रणाली उसका जो प्रवर्तक है डाल्टन का वो आता है हेलेन पार्कहर्स्ट आता है। कौन आता है? हेलेन पार्कहर्स्ट की बात की जाती है, और उसका जो विकास है वो डाल्टन नगर में,
अमेरिका है और अमेरिका नगर कौन सा, डाल्टन नगर है, उसमें इस विधि का क्या विकास होता है। इस विधि को डाल्टन विधि के नाम से भी जाना जाता है कि इसका प्रवर्तक जो है वो कुमारी हेलेन क्या है, पार्कहर्स्ट है। यहां पर इस विधि की बात की जाती है। तो प्रवर्तक है और हेनरी पार्कहर्स्ट, और विकास की बात की जाती है अमेरिका के डाल्टन नगर में। अमेरिका के कहां पर होता है, डाल्टन नगर में, कि अमेरिका का है और डाल्टन नगर है, उसमें इसका क्या होता है, विकास देखा जाता है। कि अमेरिका की बात करें और डाल्टन नगर है, उसमें इसका क्या होता है, विकास होता है। इसको ठेका प्रणाली उसके नाम से, इसमें हेनरी ने हेलेन है, सॉरी यहां पर जो देख रहे हैं कि प्रवर्तक हेलेन पार्कहर्स्ट की बात करते हैं, और अमेरिका का डाल्टन नगर है, और इसको ठेका प्रणाली, कौन सी प्रणाली, ठेका प्रणाली के नाम से इसको जानते हैं, और डाल्टन नगर की बात की जाती है। और पार्कहर्स्ट ने, अमेरिका का डाल्टन नगर है, सर्वप्रथम वहां पर क्या किया था, प्रयोग। तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग है वो डाल्टन नगर में हुआ था, अमेरिका में सर्वप्रथम इसका प्रयोग। हेनरी कोल्डवेल कुक किस विधि के प्रवर्तक, खेल विधि, अभिनय विधि, गीत प्रणाली, व्यास विधि। हेनरी कोल्डवेल कुक है, किस विधि के प्रवर्तक है, वो आते हैं खेल विधि। कौन सी विधि आती है, खेल विधि। कि खेल विधि की बात की जाती है, उसके प्रवर्तक आते हैं वो हेनरी, जो कोल्डवेल कुक है उसकी बात की जाती है। और इसमें प्लेवे की बात की जाती है कि अपनी जो पुस्तक है उसमें लिखते हैं प्लेवे, इनकी पुस्तक है कि प्लेवे, और प्लेवे की बात की जाती है, उसमें उल्लेख करते हैं कि बालक को खेल खेल में सिखाने की बात की जाती है। और इसमें बच्चा अपने आप में रुचि लेकर क्या करता है, खेलता है, और बालक क्या होता है, शिक्षण में सक्रिय होकर, किसके ऊपर, सक्रिय होकर बनाता है। और प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। प्राथमिक स्तर के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, विधि है। और इसमें बालक क्या करता है, खेल खेल के माध्यम से खेलता है। और इसमें जो बालक है शिक्षण न रह कर खेल की तरह होता है, कि इसमें बालक शिक्षण की तरह न रहकर खेल की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट देखा जाए, उपागम चिंतन स्तर पर आधारित है। उपागम चिंतन स्तर पर आधारित है। तो यहां पर हर्बर्ट की बात करें तो यह आता है स्मृति का, इसका आता अवबोध का, और ये आपका आता चिंतन का। तो देखा जाए तो शिक्षण के 3 स्तर, है। कितने स्तर हैं, शिक्षण के 3 स्तर आते हैं। और इनमें सबसे पहले आता है रटंत का, फिर अवबोध का, और फिर आता है आपका कौन सा, चिंतन का। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि आपका चिंतन उपागम, तो चिंतन उपागम आपका कौन सा आता है, हंट का। तो यहां पर कौन सा तीसरा विकल्प है वो आपका क्या है, सही है। कि तीसरा विकल्प है वो आपका क्या है, राइट है। कि शिक्षण की बात स्मृति, अवबोध, चिंतन, 3 इसमें स्तर है वो देखे जाते हैं। और तीनों स्तर की बात की जाती है तो वो आपकी श्रेणी में देखे जाते हैं। कौन कौन से स्तर हैं उनकी अपन क्या करते हैं, चर्चा। 3 स्तर है और उनकी चर्चा देखी जाती है। नेक्स्ट है कि मूल्यांकनी विशेषता नहीं है। मूल्यांकनी कौन सी विशेषता नहीं है। अब मूल्यांकनी विशेषता नहीं है, मूल्यांकन है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से होता है।
इसमें ध्यान देने वाली बात है, सतत प्रक्रिया है लेकिन नकारात्मक नहीं है, नकारात्मक नहीं है, और नकारात्मक नहीं है तो गलत है। फिर इसमें कह रहा है कि सामाजिक प्रक्रिया है, निर्णयात्मक प्रक्रिया है, सहकारी प्रक्रिया है, केवल संख्यात्मक, संख्यात्मक भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो प्रक्रिया आती है आपकी कि संख्यात्मक और गुणात्मक, तो इसमें संख्यात्मक प्लस में क्या थी, गुणात्मक, संख्यात्मक प्लस गुणात्मक, दोनों रूप देखते हैं और दोनों रूप देखते हैं तो डी ऑप्शन आपका क्या है, रोंग है। डी ऑप्शन क्या है, रोंग। रोंग को आपको छांटना है कि कौन सा इसमें क्या गलत है। कि सतत की बात की जाती है, विशेषताओं की बात करें तो इसमें ये गुणात्मक है, संख्यात्मक प्लस गुणात्मक दोनों है, और नकारात्मक की बात की जाती है तो ये सकारात्मक प्रक्रिया कौन सी है, सकारात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर ध्यान देना कि ये जो प्रक्रिया है वो आपकी कौन सी है, सकारात्मक प्रक्रिया है, सकारात्मक प्रक्रिया है। और यहां पर देखा जाए तो मूल्यांकन बराबर मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, ये देखा जाता है। नेक्स्ट देखें, आकलन के प्रकार। आकलन के प्रकार रचनात्मक है और योगात्मक, दो प्रकार आकलन के देखे जाते हैं। कि आकलन की बात की जाती है तो इसमें शिक्षा काल का या शिक्षण का जो आकलन होता है या पता लगाने के विद्यार्थी विशिष्ट कार्य क्रिया करते हैं तो रचनात्मक आकलन, और एक कौन सा आता है, योगात्मक आकलन। तो उसमें आकलन के प्रकार हैं वो रचनात्मक और योगात्मक, दोनों प्रकार से आकलन किया जाता है। कि दोनों प्रकार इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। रचनात्मक जो आकलन होता है इसमें बालकों क्या करते हैं, प्रश्न पोषण के लिए देते हैं और पता लगाने के लिए होता है कि विद्यार्थी विशिष्ट कलाओं को प्राप्त करने में दक्षता प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है। आकलन मापक भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं का निष्पादन का खोज करता है। तो यहां पर ध्यान देना, ये तो निष्पादन के लिए प्रयोग होती है, निष्पादन के लिए, निष्पादन के लिए, निष्पादन का अर्थ है कार्य समाप्त, कार्य समाप्त। और ये जो होता है रचनात्मक, ये सुधार के लिए। इसमें क्या होता है, पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण इसमें प्रदान किया जाता है बालक को। ये इन दोनों विधियों में देखा जाता है। और आकलन की बात करें तो सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन, ये है सीखने के लिए आकलन। और सीखने का आकलन ये आपका योगात्मक है। सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में आकलन, सीखने के रूप में क्या है, आकलन, ये देखा जाता है। नेक्स्ट देखें अगला प्रश्न में, मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देना है। निर्माणात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, योगात्मक मूल्यांकन, मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं को निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देता है। अब निष्पादन की बात की जाती है तो उसमें आपका आता है योगात्मक, निष्पादन की बात की जाती है उसमें आपका क्या आता है, योगात्मक के रूप में देखा जाता है। योगात्मक का मतलब होता है अंतिम रूप से प्रक्रिया देना। देखो निर्माण है और आपका जो यहाँ पर निदान, उपचार, इनमें सुधार है, जबकि योगात्मक आपका क्या होता है, अंतिम, अंतिम रूप इसमें देखा जाता है। और अंतिम रूप की बात की जाती है, मापन की भूमिका सभी सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन, निष्पादन का होता है अंतिम, अंतिम स्टेप की बात की जाती है और कुशलताओं का अवलोकन करता है। योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, योगात्मक की बात की जाती है, इसके लिए प्रमापीकरण परीक्षणों का अच्छा समझा जाता है कि योगात्मक मूल्यांकन को प्रमापीकरण के लिए, प्रमापीकरण के लिए, कि योगात्मक मूल्यांकन को प्रमापीकरण के लिए अच्छा मूल्यांकन, अच्छा मूल्यांकन समझा जाता है, समझा जाता है। कि यहां पर बात करें अच्छा मूल्यांकन है वो इनको क्या करते हैं, समझा जाता है।
निर्माणात्मक की बात की जाती है तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, सुधार का कार्यक्रम इसमें होता है। निदान का मतलब कमियां निकालना या पहचान करना। इसका उपचार का मतलब कमी को दूर करना, ये इनमें देखा जाता है। अच्छी परीक्षाओं के लक्षण है विश्वसनीयता है, व्यापकता है, वैधता है, उपरोक्त सभी। अच्छी परीक्षाओं में विश्वसनीयता है, व्यापकता है, ये सभी गुण पाए जाते हैं कि विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, व्यापकता भी इनमें होनी चाहिए। ये सभी गुण इनमें देखे जाते हैं कि विश्वसनीयता, व्यापकता, वैधता और इसमें उपरोक्त सभी। और इन्हीं में आपके अच्छे गुणों में आती है जिसको अपन बोलते हैं वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण है, वस्तुनिष्ठता है कि विभेदीकरण है, या कठिनाई का स्तर है या सहजता, वो भी इसमें दिखाता है कि इसमें कठिनाई स्तर या फिर सहजता की इनमें चर्चा की जाती है कि सहजता है वो भी इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। मूल्यांकन की बात की जाती है, प्रविधियां हैं परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होती है। मूल्यांकन की जब भी बात करते हैं इसमें प्रविधियों की बात करें, दोनों का रूप अपन क्या करते हैं, शामिल करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाणात्मक भी है, गुणात्मक भी है, और दोनों को रूप को अपन क्या करते हैं, शामिल है कि दोनों इसमें क्या होते हैं, शामिल। मूल्यांकन के अंतर्गत परिणाम भी शामिल है, लेकिन गुण की बात करें और गुण भी इसमें क्या है, शामिल के रूप में देखा जाता है। दोनों की इसमें चर्चा की जाती है। मूल्यांकन की प्रविधियां हैं परिमाणात्मक और कौन सी, गुणात्मक। परिमाणात्मक और क्या है, गुणात्मक। गुणात्मक के रूप में क्या आते हैं, उपलब्धियां, और परिमाण के रूप में आते हैं अंक। इसके रूप में अंकों की बात होती है, अंकों की, क्रम की। जबकि गुणात्मक में आते उपलब्धि, क्या आती है, उपलब्धि देखी जाती है, उपलब्धि की चर्चा की जाती है। नेक्स्ट देखें, साक्षात्कार के प्रकार है। साक्षात्कार, इंटरव्यू की बात की जाती है। सर्वप्रथम साक्षात्कार का प्रयोग अमेरिका में किया गया कि सर्वप्रथम साक्षात्कार का प्रयोग अमेरिका में किया गया, और सामान्य शब्दों में वार्तालाप को साक्षात्कार कहा जाता है। सामान्य शब्दों में वार्तालाप को साक्षात्कार कहा जाता है। और जब व्यक्ति आमने सामने बैठकर बातचीत करते हैं, और इसका साक्षात्कार जो होता है, इसका एक पैनल होता है।
साक्षात्कार जहां होता है उसका क्या होता है, एक पैनल होता है। पैनल में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। कि इसमें बात की जाती है कि एक पैनल होता है, संस्कृत असंस्कृत व्यक्तिगत होता है और साक्षात्कार सामूहिक भी लिया जाता है। तो इसमें ध्यान देना, आमने सामने बैठकर विधि होती है और इसमें व्यक्ति क्या करता है कि व्यक्तियों में संपर्क होता है, इसका एक विशेष उद्देश्य देखा जाता है। अब यहां पर एक साक्षात्कार का पैनल होता है। पैनल, पैनल का मतलब सदस्यों का समूह, सदस्यों का समूह। या तो साक्षात्कार आपका होता है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, या आपका होता है सामूहिक। कौन कौन से, कक्षा कक्ष में सामूहिक, संस्कृत असंस्कृत दोनों प्रकार के साक्षात्कार देखे जाते हैं। तो आपका सी विकल्प क्या है, राइट देखा जाता है। नेक्स्ट, बालक की लेखन क्षमता का सही से मूल्यांकन संभव। लेखन की बात कर रहे हैं, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, मौखिक, प्रायोगिक। अब आपको लेखन क्षमता देखना है, वो लेखन क्षमता तब देखी जाती है जब व्यक्ति निबंध लिखेगा। अब जब निबंध लिख रहा है तब तो उसकी शैली का प्रयोग हो जाता है, और जब निबंध नहीं लिखता है तो उसकी शैली का जो बोध होता है वो नहीं देख पाते, शैली का जो बोध होता है वो अपन नहीं देख पाते। तो यहाँ पर जब भी देखा जाता है तो इसमें कि निबंध के माध्यम से, किसके माध्यम से, निबंध के माध्यम से। और इसमें बालक क्या होता है, बालक, बालक स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर अपनी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। कि क्षमता है कि बालक स्वतंत्र होकर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है, कि क्षमता है और उनका प्रदर्शन के रूप में दिखाता है। इसी प्रकार यदि बात करें कि नींव इतनी गहरी है कि जिसके कारण परीक्षाओं में रूढ़िवादी परीक्षाओं के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की जो परीक्षा है इसको अपन क्या करते हैं, रूढ़िवादी, रूढ़िवादी परीक्षाओं, रूढ़िवादी परीक्षाओं के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो जांच होती है वो सही नहीं होती। इस परीक्षाओं में बालक के उपलब्धि के साथ अभिव्यक्ति है, उसकी क्षमता, लेखन क्षमता, अभिरुचि, कुशलताओं का सही मूल्यांकन संभव है। अपनी अभिक्षमता, रुचि है, उपलब्धि है, उसका लेखन के रूप में देखा जाता है। तो इसमें देखा जाता है कि इसमें बालक की क्षमता, रुचि, अभिव्यक्ति, उपलब्धि का सही मूल्यांकन संभव है। नेक्स्ट, प्रायोगिक परीक्षाओं का प्रयोग बालकों के उद्देश्यों का मापन करने के लिए किया जाता है। कि प्रायोगिक परीक्षाओं का, जो प्रायोगिक परीक्षा है तो प्रायोगिक परीक्षाओं का, और प्रायोगिक परीक्षाओं की बात की जाती है तो इसमें बालकों के उद्देश्यों का मापन करने के लिए किया जाता है। ज्ञानात्मक पक्ष का, भावात्मक पक्ष का, गामक पक्ष का, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो मापन करने के लिए किया जाता है और मापन के रूप में देखा जाता है तो कौन से पक्ष का करते हैं, तो यहाँ पर अपन जो करते हैं वो गामक पक्ष का। कौन सा होता है, गामक का। गामक को बोलते हैं मोटर, गामक को क्या बोलते हैं, मोटर। और प्रायोगिक की बात की जाती है तो इसमें मापन के रूप में देखा जाता है कि जो गामक है उसमें अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आपका भौगोलिक है, भौगोलिक की प्रायोगिक परीक्षा है, उनके अंतर्गत अपन देखते हैं किस प्रकार से बालक और बालक का प्रयोग देखा जाता है। कि इसमें विषय जो आपके आते हैं, जटिल विषय वस्तु को वैज्ञानिक नियमों और तथ्यों के आधार पर सीखा जाता है। कि वैज्ञानिक जो नियम है, तथ्य है, और उनके आधार पर, जैसे जटिल विषय वस्तु है जिसमें जटिल विषय वस्तु को
जटिल विषय वस्तु को और जटिल विषय वस्तु को वैज्ञानिक नियमों तथा तथ्यों से सरल से सीखा जाता है। तो यहां पर ध्यान देना, जिसमें जटिल विषय वस्तु को वैज्ञानिक नियमों हैं, तथ्यों को सरलता से, वैज्ञानिक नियमों तथ्यों को सरलता से सीखा जाता है। नेक्स्ट, परीक्षण में उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर एक ही प्रकार के विभिन्न परीक्षण पदों के साथ जो फलांक प्राप्त किए जाते हैं उसमें संगति होती है। एक ही प्रकार के फलांक प्राप्त होते हैं, वो होते हैं विश्वसनीयता। क्या होती है? विश्वसनीयता, जिसमें कोई भी परीक्षा ले लेकिन उत्तर एक ही प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि स्थायित्व होता है। क्या होता है? स्थायित्व है, और उसके कारण देखा जाता है। और इसमें देखा जाए वैधता, उसके मापन के लिए एक माप तैयार करना, तैयार करना। वस्तुनिष्ठ में देखा जाता है तो परीक्षा पर विक्षक का प्रभाव नहीं होता है। परीक्षा पर विक्षक का प्रभाव नहीं होता है, कि जो प्रभाव है वो इसमें नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट है रूब्रिक्स है, कि रूब्रिक्स की बात की जाती है। रूब्रिक्स होता क्या है? मानदंडों की बात करें, विद्यार्थियों की बात की जाती है, तो रूब्रिक्स जब भी देखते हैं, रूब्रिक्स होता क्या है कि विद्यार्थियों के कार्य को परखने के लिए मानदंड का एक समूह है, और शिक्षण विधियों का एक समूह है, शिक्षण उपकरणों का एक समूह है, शैक्षिक व शैक्षिक उद्देश्यों का एक समूह है। तो रूब्रिक्स में जब भी बात की जाती है तो रूब्रिक्स क्या होता है? विद्यार्थियों के कार्य को परखने और मानदंडों का एक समूह है, कि विद्यार्थी के जो मानदंड है परखने के लिए एक मानदंड का एक समूह बनाया गया है, उसको अपन क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स कहा जाता है, कि विद्यार्थी है उनकी बात की जाती है, और इसमें रूब्रिक्स का उपयोग विद्यार्थियों के कार्य प्रदर्शन की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, कि कार्य की जो परीक्षण है उनकी प्रक्रिया के लिए किया जाता है, और इसमें प्राप्त परिणाम आंकलन के लिए करते हैं। इसमें रूब्रिक्स विवरणात्मक होता है, विवरण के लिए रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर इसका प्रयोग विद्यार्थियों का प्रदर्शन करने के लिए, किया जाता है। रूब्रिक्स का अर्थ विवरणात्मक होता है। कि रूब्रिक्स का अर्थ क्या होता है? विवरणात्मक होता है, कि विवरण की बात की जाती है, उसके लिए रूब्रिक शब्द का अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। और इसमें ग्रेड है, अंक है, जांच सूचियां, ये आदि अपन क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। जिसमें कि सिर्फ ग्रेड है, अंक है,
सूचियां हैं, इनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है या इनके लिए देखा जाता है। छात्रों की उपलब्धि की जांच हेतु विद्यालय में जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? कि छात्रों की उपलब्धि की जांच करने के लिए जो परीक्षा का आयोजन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण और कौन सा? तो इनको अपन कहते हैं उपलब्धि परीक्षण। क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। किनके लिए? कि छात्रों की उपलब्धि की जांच करने के लिए उपलब्धि परीक्षण है वो किया जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धि या कौशल है वो प्राप्त करता है और सभी की उपलब्धि क्या होती है? अलग अलग देखी जाती है। कि अर्जित ज्ञान है वो भी आपकी उपलब्धि के रूप में देखा जाता है। एक अचीवमेंट होता है और सभी का अचीवमेंट है वो क्या होता है? अलग अलग देखा जाता है। तो यहां पर ध्यान देना कि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धि व्यक्ति अपने जीवन में अनेक प्रकार की उपलब्धि प्राप्त करता है। सभी व्यक्तियों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है। सभी व्यक्तियों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है। डगल्स एंड हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के प्रकार है कि मानकीकृत भी है और अमानकीकृत भी है। डगल्स वैसे तो कहता है कि यहाँ पर मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों देखे जाते हैं और इसमें जो डगल्स और हॉलैंड की अपन बात करें, किसकी बात करें? डगल्स और हॉलैंड की बात की जाती है तो मानकीकृत भी आता है और इसमें कौन सा आता है? अमानकीकृत। मानकीकृत और कौन सा? अमानकीकृत। दोनों रूप इसमें देखे जाते हैं कि दोनों की इसमें बात की जाती है कि मानकीकृत परीक्षण भी है और कौन सा? अमानकीकृत। मानकीकृत तो होता है कि विषय विशेषज्ञ के द्वारा क्या होता है? तैयार होता है। और जबकि अमानकीकृत में दो परीक्षण आते हैं आपके, कौन कौन से? एक आपका आत्मनिष्ठ आता है और एक आपका आता है वस्तुनिष्ठ। दो प्रकार के इसमें परीक्षण देखे जाते हैं, एक आत्मनिष्ठ है और एक कौन सा आता है? वस्तुनिष्ठ के रूप में देखा जाता है कि आत्मनिष्ठ। और इसमें आत्मनिष्ठ में भी देखा जाए तो आपकी मौखिक परीक्षा है, लिखित परीक्षा है, प्रायोगिक परीक्षा के रूप में देखा जाता है। तो यहां पर आत्मनिष्ठ की बात करें, आत्मनिष्ठ में तो इसमें आपकी आती है मौखिक, लिखित, प्रायोगिक परीक्षा के रूप में इसमें देखा जाता है कि प्रायोगिक परीक्षा है उसके रूप में इसको देखा जाता है कि प्रायोगिक परीक्षा है वो भी इसमें क्या होती है? शामिल देखी जाती है। नेक्स्ट देखिए इसमें कि निर्मितवाद उपागम को शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने लाने का श्रेय किसको माना जाता है? फ्राइड को, ब्रुनर को, स्किनर को, वाइगोस्की को। निर्मितवाद उपागम है इसका आता है जेरोम ब्रुनर। कौन आता है? जेरोम ब्रुनर को इसका श्रेय माना जाता है और इसमें बाल केंद्रित प्रक्रिया को क्या करते हैं? महत्व देते हैं। और वाइगोस्की जो विचारधारा है, प्याजे, ब्रुनर, ये विचारधारा की क्या है? आधारित है और इसमें उपागम के अनुसार बालक को निर्णय देते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि फ्राइड की बात न करके वाइगोस्की, ब्रुनर और जीन प्याजे इस विचारधारा से संबंधित है। इस विचारधारा से संबंधित है कि जीन प्याजे और जेरोम ब्रुनर और वाइगोस्की और निर्मितवाद की जो विचारधारा है इस विचारधारा के क्या समर्थक के रूप में देखा जाता है। और सिगमंड फ्राइड की बात करें, किसकी बात करें? सिगमंड फ्राइड की। वो आपका आता है मनोविश्लेषणात्मक के रूप में देखा जाता है। जबकि आपका स्किनर रहता है ये क्रिया प्रसूत या अभिकर्मित के रूप में देखा जाता है।
साथ ही साथ इसमें देखें तो इसमें बालक की बात करें तो इसमें बाल केंद्रित पर बल दिया जाता है, बल दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? कि जो संरचनावादी कक्षा है उसका कौन सा अभिलक्षण है? अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता क्या होता है? निष्क्रिय होता है। पाठ्य पुस्तक को यंत्रवत याद करने में अत्यधिक महत्व देता है। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। कक्षा में बच्चों को पिछले अनुभव का उपयोग व नए ज्ञान की रचना के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर संरचनावादी कक्षा का कौन सा अभिलक्षण है? संरचनावादी की बात की जाती है, उस कक्षा का कौन सा अभिलक्षण है वो आपको देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको आता है कि कक्ष में बच्चों को पिछले अनुभव होते हैं और पिछले अनुभव की उसमें जानकारी, पिछले जो अनुभव है उसकी जानकारी की यहाँ पर चर्चा की जाती है। और साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि अधिगम प्रक्रिया में जो अधिगम करता होता है वो क्या होता है? सक्रिय। किसमें? अधिगम करता सक्रिय होते हैं और इसमें पाठ्यक्रम को यंत्रवत याद करने पर अधिक महत्व है, यानी यंत्रवत है उसके रूप में इसकी बात नहीं की जाती है। और इसमें कक्षा में बच्चों प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन करते हैं। इसमें बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन करना है उसके रूप में इसको देखा जाता है। कि प्रोत्साहन करने की बात की जाती है तो प्रोत्साहन करने के रूप में इसको देखा जाता है। कि प्रोत्साहन की जब चर्चा की जाए उसके रूप में देखा जाता है। और बाल केंद्रित उपागम है, कौन सा है? कि इसकी बात की जाती है तो बाल केंद्रित है, उपागम की बात की जाती है कि बाल केंद्रित उपागम है। और स्वयं ज्ञान निर्माण पर बल देना। स्वयं ज्ञान निर्माण पर क्या देना है? बल देना इसमें देखा जाता है। विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत गति से आगे बढ़ने देने के लिए विद्यालयों में कार्यक्रम या शिक्षण विधियों को अपनाया जा सकता है। कि विद्यार्थियों को अपनी व्यक्तिगत गति से आगे बढ़ने देने के लिए विद्यार्थियों में कार्यक्रम या शिक्षण विधियों को अपनाया जा सकता है। कि विधियों को अपनाया जा सकता है, किसके लिए अपनाया जा सकता है उसके रूप में इसमें देखा जाता है। कि डाल्टन प्रणाली, वेनेटिका प्रणाली है, प्रोजेक्ट प्रणाली है, अभिकर्मित है और उपरोक्त सभी को, किसको? उपरोक्त सभी को देखा जाता है। अब प्रोजेक्ट विधि है तो उसमें तो कौन आता है? पारखष्ट की बात की जाती है कि, और लेकिन अपन जब भी देखते हैं विधियों की बात की जाती है, विधियों के अंतर्गत जो प्रयोग किया है। और डाल्टन विधि में कौन सी? डाल्टन विधि पारखष्ट की आती है। प्रोजेक्ट विधि है वो आपकी जॉन डीवी की आती है। किसकी आती है? जॉन डीवी की आती है। और इसमें किलपैट्रिक आता है। कौन आता है? किलपैट्रिक की बात की जाती है। तो यहां पर देखें कि डाल्टन विधि है उसमें हेलेन, पारखष्ट और प्रोजेक्ट की बात की जाती है, इसमें किलपैट्रिक, इसमें स्किनर है। कौन आता है? स्किनर की बात की जाती है। लेकिन वेनेटिका विधि की बात है, कार्ल्टन वॉशबर्न की बात की जाती है, वॉशबर्न की बात की जाती है। कौन सा? वेनेटिका विधि। ये चिकित्सा आधारित क्या पद्धति है और इसका प्रयोग किया जाता है। अब इनमें कार्यक्रम की बात की जाती है और व्यक्तिगत विद्यार्थियों में अपनी व्यक्तिगति को आगे बढ़ाने के लिए इनको अपनाया जाता है। कि गति है और गति को बढ़ाने के लिए इनको अपनाया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यार्थियों के आकलन का सही तरीका है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, वार्षिक, दैनिक गतिविधियां।
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की बात करें, 2005 की बात करें, आकलन की बात करें, तो दैनिक गतिविधियां कौन सी है? दैनिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। दैनिक गतिविधि के आधार पर इनका मूल्यांकन है वो सही प्रकार से देखा जाता है। अब एनशेप की बात की जाती है। एनशेप 2005 की बात है, विद्यार्थियों का आकलन सही तरीका और दैनिक गतिविधियों के आधार पर एनशेप विद्यार्थी मूल्यांकन सतत व्यापक मूल्यांकन पर क्या देती है? बल देती है कि बच्चों के यहाँ पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर क्या करना है? बल देना है कि इसकी लगातार और साथ ही साथ इसमें ध्यान देना है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा है उस माध्यम का क्या करना? प्रयोग करना है। और इसमें लचीली प्रक्रिया होनी चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का प्रयोग करना और प्रक्रिया को लचीला बनाना। नेक्स्ट, को छोड़कर निम्न सहायक सामग्री में आकार बड़ा करने के लिए दिखाया जाता है। तो इसमें मैजिक लालटेन है, चित्र विस्तारक यंत्र है, प्रोजेक्टर है या टेप रिकॉर्डर है। तो इसमें देखा जाता है कि को छोड़कर निम्न सहायक सामग्री जो आकार को बड़ा करने में दिखाया जाता है। को छोड़कर और छोड़ने की बात की जाती है तो इसमें मैजिक लालटेन है, चित्र विस्तारक है, प्रोजेक्टर है और टेप रिकॉर्डर है। टेप रिकॉर्डर क्या आता है? रिकॉर्डिंग के काम आता है। इसमें अपन जो प्रयोग करने की बात की जाती है तो उसमें किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर टेप रिकॉर्डर आता है और टेप रिकॉर्डर की बात करें तो आपका बी ऑप्शन क्या है? राइट है। क्योंकि टेप रिकॉर्डर क्या है कि आपका सर्वे यंत्र है। कौन सा है? सर्वे यंत्र है। और जबकि चित्र विस्तारक की बात की जाती है तो इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर है या ट्रांसपेरेंसी आकार है। और इसके अंतर क्या करते हैं कि अपन मैजिक लालटेन है, चित्र विस्तारक यंत्र, प्रोजेक्टर है, इनकी सहायता से क्या करते हैं? छोटी वस्तुओं को इनकी सहायता से क्या करते हैं? इनकी सहायता से छोटी सामग्री को बड़ा दिखाना। नेक्स्ट, प्रसार शिक्षा के लिए विराट संपर्क के लिए द्वारा किया जा सकता है। शैक्षिक यात्रा, प्रदर्शन, रेडियो, उपरोक्त सभी। अब प्रसार शिक्षा की बात की जाती है और उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है वो आपका कौन सा हो सकता है? उसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका होता है प्रचार प्रसार के लिए आता है रेडियो। रेडियो में एक बार कैसेट रिकॉर्ड हो जाती है, उसके बाद में गांव ढाणी ढाणी इसके लिए विराट संपर्क के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? औपचारिक और क्या होता है? निरौपचारिक शिक्षा के साधन के लिए किया जाता है और किसी क्षेत्र के लिए अत्यंत प्रयोग के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग शिक्षा की बात की जाती है तो इसका प्रयोग होता है औपचारिक और कौन सा? निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा के साधन के रूप में देखा जाता है कि इसका प्रयोग औपचारिक निरौपचारिक, औपचारिक और कौन सा? निरौपचारिक शिक्षा साधन के लिए प्रयोग किया जाता है प्रयोग के रूप में इसको देखा जाता है। और यहाँ पर घर में इसको सुना जा सकता है कि घर बैठे इसको सुन सकते हैं। इसको रेडियो, प्रवक्ता, गायन, विशेष शिक्षक की इसमें प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? सरलतम रेडियो द्वारा की जाती है, जितना सरलता से रेडियो द्वारा जाती है। और क्या होता है कि इसमें अपन क्षेत्र की बात करें तो एक बार रिकॉर्डिंग होने के बाद में इसको बार बार सुन सकते हैं। और इसमें
पूरे संसार में घर में सुना जा सकता है, अर्थात इसका विराट संपर्क होता है कि यहाँ पर यदि बात की जाती है घर घर में आसानी से सुन सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण सहायक सामग्री का महत्व है स्पष्ट एवं स्थायी धारणा, शिक्षा के लिए सरलता, रोचकता और मनोरंजन के लिए और उपरोक्त। शिक्षण की सहायक सामग्री का महत्व क्या है? महत्व पूछा जाए और आपका क्या महत्व देखा जाता है, तो महत्व के रूप में देखा जाए तो आपका स्पष्ट एवं स्थायी धारणा है, शिक्षा के लिए सरलता है, रोचकता मनोरंजन है और उपरोक्त सभी के लिए। किसके प्रयोग करते हैं? उपरोक्त सभी के लिए इसका देखा जाता है कि उपरोक्त सभी है उसके लिए देखा जाता है। तो ज्ञानेंद्रिय का महत्व है, इसमें किसका महत्व है कि ज्ञानेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का महत्व दिखाता है। और ध्यान व एकाग्रता के रूप में है कि यहां पर ज्ञानेंद्रियों का महत्व है। एकाग्रता पर बल देना, एकाग्रता पर बल देना कि ज्ञानेंद्र का महत्व है और एकाग्रता होती है उस पर बल देना है। और रोचकता की बात करें तो रोचकता और मनोरंजन, शिक्षा के लिए सरलता, स्पष्ट और धारणा की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या है? विकास होना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसके विकास के रूप में इसको देखा जाता है। और यहाँ पर स्थूल, इसकी बात है स्थूल और क्या है कि प्रत्यक्षीकरण पर बल देना, स्थूल एवं प्रत्यक्षीकरण पर बल देना, ये इसमें देखा जाता है। एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। क्या शामिल इसमें नहीं है? वस्तुनिष्ठ की बात की जाती है उसमें क्या शामिल नहीं है? बहुविकल्पीय प्रश्न है, मिलान संबंधी प्रश्न है, पूर्ति संबंधी प्रश्न है या लघु उत्तरीय प्रश्न है कि एक वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है उसके रूप में देखा जाता है। तो शामिल नहीं है वो आपका कौन सा है कि इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है वो इसमें शामिल नहीं है। कौन से हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न है वो इसमें शामिल नहीं है। कि कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण में शामिल है? बहुविकल्प का है, मिलान का है, पूर्ति का है, लेकिन लघु उत्तरीय वो इसमें शामिल नहीं होता है। कि पूर्ति का है, मिलान का है, बहुविकल्प का है, ये शामिल है लेकिन इसका शामिल इसमें देखा नहीं जाता है। तो नेक्स्ट है इसमें कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित में क्या करें? सम्मिलित कीजिए। प्रोजेक्ट विधि है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, शाखात्मक अभिक्रमित अनुदेशन है, ह्यूरिस्टिक विधि है। तो यहां पर ध्यान देना कि जो आपकी प्रोजेक्ट विधि है, कौन सी विधि है? प्रोजेक्ट विधि है। और प्रोजेक्ट विधि का आता है किलपैट्रिक। एक में क्या है? 3 है। एक में क्या है? 3। तो 3 का देख लो, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। 3 का केवल सी में आ रहा है। एक में विकल्प मिल गया कि आर्मस्ट्रांग, तो यहां पर देखा था सी विकल्प आपका क्या है? राइट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको कह रहा है कि पहले में आपको 3 है और दूसरे में 2, कि इसमें दूसरे में क्या है? 2, कि रेखीय का अभिक्रमित, ये आपस में मिलान हो रहा है। और इसमें कह रहा है कि शाखात्मक, और शाखात्मक की बात की जाती है तो उसमें आता है आपका कि नॉर्म क्राउडर की बात की जाती है, क्राउडर इसमें दिखाता है। ह्यूरिस्टिक की बात की जाती है तो आपका आर्मस्ट्रांग आता है। इसको खोज विधि भी कहते हैं, खोज विधि या फिर अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि, खोज विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो ह्यूरिस्टिक विधि है उसकी बात की जाती है। मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप में वर्गीकरण किसने किया? कि मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन मिकेल स्किनर है, R.A. शर्मा है, D.N. श्रीवास्तव है। किसके द्वारा करता है? कि मूल्यांकन का संरचनात्मक तथा योगात्मक रूप के रूप में देखा जाए तो इसका करने वाला जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कौन सा देखा जाता है? व्यक्ति की बात की जाए
तो इसमें व्यक्ति आता है आपका कौन सा, मिकेल और स्क्रीवेन। मिकेल और कौन आता है, स्क्रीवेन के द्वारा संरचनात्मक और योगात्मक वर्गीकरण इनके द्वारा किया जाता है। अब जो संरचनात्मक होता क्या है, इसमें क्या करते हैं हम पता लगाने के लिए विद्यार्थी में विशिष्ट कार्य करवाते हैं, और इसमें निर्माणात्मक के रूप में क्या करते हैं कि दक्षता का पता लगाना होता है, और दक्षता के बाद में मूल्यांकन जो होता है इसमें नैदानिक जो सुधार है वो भी इसमें देखा जाता है। जबकि योगात्मक होता है इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है, कि योगात्मक होता है इसमें किसी प्रकार का सुधार है वो सुधार इसमें नहीं देखा जाता है, कि सुधार की बात करें वो इसमें शामिल नहीं होता है। तो यहां पर ध्यान देना कि आपका जो रचनात्मक है, संरचनात्मक, ये तो क्या होता है आपके शिक्षण के दौरान, शिक्षण के दौरान सुधार प्रक्रिया, सुधार प्रक्रिया। और योगात्मक जो होता है इसमें अंतिम ग्रेड प्रदान करना, ग्रेड प्रदान करना या निर्णय देना, ऐसी प्रक्रिया इसमें देखी जाती है। किसमें, मूल्यांकन के रूप में, मूल्यांकन है और मूल्यांकन के रूप में ऐसा देखा जाता है कि मूल्यांकन की बात की जाती है, और मूल्यांकन में ऐसा क्या होता है शामिल किया जाता है, और मूल्यांकन में यदि शामिल करते हैं तो उसके रूप में अपन क्या करते हैं देखा जाता है, देखने की चर्चा इसमें की जाती है। नेक्स्ट देखें इसमें कि पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। पाठ्य पुस्तक की बात की जाती है उसके आंतरिक रूप में सम्मिलित कौन सा बिंदु नहीं है। नहीं बिंदु की बात करें कौन सा इसमें शामिल नहीं है, बासा है, जिल्द है, विशेष सामग्री है, शैली है। तो यहां पर ध्यान देना, भाषा है, जिल्द है, विशेष सामग्री है, शैली है, किसके रूप में, पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। कौन सा तत्व इसमें शामिल नहीं देखा जाता है, और इसमें शामिल तत्व की बात की जाती है तो शामिल रूप में अपन देखना होता है कि पुस्तक के जो गुण होते हैं क्या होते हैं, पुस्तक के जो गुण होते हैं और पाठ्य पुस्तक के जो गुण होते हैं उसमें अपन शामिल करें तो केवल जिल्द जो होता है, कौन सा होता है, जिल्द है, और जिल्द की बात की जाती है। या फिर इसमें बात करते हैं कि अपनी जो सामग्री होती है उसके रूप में देखते हैं, तो इसमें क्या आता है कि आपका केवल और केवल कौन सा आता है, जिल्द की बात की जाती है। कौन सा, जिल्द होता है, और जिल्द को अपन क्या करते हैं शामिल नहीं करते, उसके रूप में देखा जाता है। तो इसमें दो प्रकार के गुण होते हैं, एक आंतरिक और एक कौन से होते हैं, बाह्य। आंतरिक और बाह्य गुण देखे जाते हैं, आंतरिक गुण भी होते हैं और कौन से, बाह्य गुण भी देखे जाते हैं। आंतरिक गुण और बाह्य गुण की बात की जाए, बाह्य में नाम, आकार, कागज इनकी बात करते हैं, तो इसमें आंतरिक रूप में सम्मिलित नहीं होता है। तो इसमें एक तो होता है आंतरिक, आंतरिक रूप होता है, और एक होता है बाह्य रूप। आंतरिक रूप, बाह्य रूप दो इसमें देखे जाते हैं, या आंतरिक गुण या बाह्य गुण के रूप में भी इसको कहा जा सकता है। बाह्य गुणों की जब भी बात करें तो आपका आता है नाम है, आकार है, कागज है, शीर्षक है, जिल्द है, मूल्य है, आवरण है, साज सज्जा है, वो सब इसमें देखे जाते हैं कि उनकी सबकी इसमें क्या करते हैं, चर्चा की जाती है। तो इसमें बाह्य रूप में अपन बात करें तो आपका जिल्द है, जिल्द है, नाम है, आकार है, साज सज्जा है, वो सब इसमें क्या करते हैं शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट देखें, बहुविकल्प, सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद है। कि बहुविकल्प है, सही गलत है, विषम का चुनाव है, युगलीकरण है, रिक्त स्थान की पूर्ति है, वो किस प्रकार के प्रश्न के भेद है। लघु उत्तर प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उपयुक्त सभी है, वो कौन से है। कि प्रश्नों के भेद है और उनकी बात की जाती है, प्रश्नों के भेद है वो किस प्रकार से की जाती है, और प्रश्नों के भेद की बात की जाती है तो आपका जो प्रश्न आता है वो कौन सा आता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। कौन से आते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में देखा जाता है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर क्या होता है कि विकसक का प्रभाव नहीं होता है, विकसक का प्रभाव नहीं होता है। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जहां पर बालक क्या करता है, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी अभिव्यक्ति को खुलकर प्रदर्शित, खुलकर प्रदर्शित करता है। कि अपनी अभिव्यक्ति को खुलकर क्या करता है, प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित की बात की जाती है तो उसमें खुलकर की बात की जाती है। और यहाँ पर जो भाषा की बातें, मूल्यांकन की जो विधियां आती है उसमें
एक आती है आपकी परिमाणात्मक और एक आपकी कौन सी आती है, इसी को गुणात्मक भी, इसको संख्यात्मक भी कहते हैं। एक आती है आपकी कौन सी, गुणात्मक। तो यहाँ पर अपन देखें कि वस्तुनिष्ठ की बात करें तो यहाँ पर आपका आता है कि मूल्यांकन की दो विधियां कि कौन कौन सी, एक आपकी आती है परिमाणात्मक और एक आपकी आती है गुणात्मक। कौन सी आती है, गुणात्मक, कि एक तो आपको परिणाम देने वाली और एक आपको गुणात्मक देने वाली होती है। अब यहाँ पर यदि बात करें मौखिक परीक्षा है या फिर लिखित परीक्षा है या प्रायोगिक परीक्षा है, वो सब आपके किसके, मात्रात्मक के प्रकार देखे जाते हैं। तो यहाँ पर मात्रात्मक के प्रकार आपके आते हैं कि लिखित, मौखिक और प्रायोगिक। प्रायोगिक की बात की जाती है। अब इसमें अपन और व्यवस्थित देखें और व्यवस्थित जाएं तो इसमें लिखित का भाग आता है। तो लिखित में आपका आता है कि लिखित है, इसमें अपन देखें तो वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक की निबंधात्मक है, और इसमें यदि देखा जाए कि वस्तुनिष्ठ है, निबंधात्मक है, या फिर अपन कह सकते हैं लघुत्रात्मक। कौन सा आता है, लघुत्रात्मक, ये इसमें देखे जाते हैं। नेक्स्ट देखें, निदानात्मक परीक्षणों में किसी विषय में बालक की तथा पता लगाने के लिए, अब यहां पर देखता है कि निदान शब्द का जो प्रयोग होता है उसका अर्थ क्या आता है कि बालक की कमियों का पता लगाना। कि बालक है और बालक की विशिष्ट क्षमता जो होती है, कौन सी होती है, विशिष्ट क्षमता और कमजोरी की बात की जाती है, और इनका अपन क्या करते हैं, पता लगाना। निदान में क्या होता है, प्रश्नों को अधिगम में व्यवस्थित क्रम किया जाता है और प्रत्येक इकाई के निदान का अपन क्या करते हैं, परीक्षण। तो इसमें ध्यान रखना विशिष्ट क्षमताओं की कमजोरियों को, जटिल कमजोरियों को, अभिक्षमता विवर्ती को। तो यहाँ पर विशिष्ट क्षमता और कमजोरी की बात की जाती है कि विशिष्ट क्षमता और कमजोरियों को, किसकी बात होती है, कमजोरी को इसमें क्या करते हैं, पता लगाते हैं, और साथ ही साथ में परीक्षण करके प्रश्नों को क्या करते हैं, व्यवस्थित रूप से क्या करते हैं, क्रमबद्ध करते हैं। कि इकाई के रूप में देखते हैं तो यहाँ पर कि निदान के द्वारा कमियों को क्रमबद्ध व व्यवस्थित करना, ये इसमें देखा जाता है। समस्या समाधान विधि से विकास होता है सहयोग का, समूह मन का, समूह भावना का, उपरोक्त सभी का। कि समस्या समाधान विधि से विकास होता है, कि समस्या समाधान विधि है और उससे किसका विकास होता है। विकास के रूप में देखा जाए तो समस्या समाधान विधि का विकास किसके माध्यम से, माध्यम की बात की जाती है। और माध्यम के रूप में अपन चयन करें तो आपका कौन सा आता है कि इसमें सहयोग का है, समूह का है, समूह की भावना है, और उपरोक्त सभी के रूप में देखा जाता है कि उपरोक्त सभी है उसके रूप में इसको क्या करते हैं, शामिल करते हैं। सहयोग, समूह, समूह भावना के रूप में इसको देखा जाता है। अब इसमें अपन देखेंगे इस विधि का, समस्या समाधान विधि, इसमें छात्र मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो यहां पर ध्यान, इस विधि में छात्र मिलकर कार्य करते हैं। इस विधि में छात्र मिलकर कार्य करते हैं, कि छात्र की बात की जाती है और मिलकर कार्य किया जाता है। कि छात्र हैं वो मिलकर एक साथ क्या करते हैं, कार्य, और में सहयोग, समूह की भावना है, उसका क्या करते हैं, विकास। ये विधि हमें करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। तो यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित देखा जाता है। प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री का प्रकार है। प्रौद्योगिकी के आधार पर सहायक सामग्री का प्रकार है सर्वे सामग्री है, अप्रक्षेपित सामग्री है, कोमल कठोर शिल्प सामग्री, क्रिया प्रसव
क्रिया प्रधान सामग्री की प्रौद्योगिकी की बात की जाती है। और प्रौद्योगिकी के ऊपर जब भी अपन देखते हैं और सामग्री की बात की जाती है तो वो आपकी सामग्री जो आती है वो इसमें दो प्रकार की आती है, कोमल कठोर और शिल्प सामग्री। कोमल कठोर शिल्प सामग्री के रूप में इसको देखा जाता है। कोमल कठोर है तो इसमें कोमल शिल्प होता है और एक कौन सा होता है, कठोर शिल्प होता है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें सामग्री आता है कि कोमल शिल्प आता है, कोमल शिल्प सामग्री। और इसमें देखा जाता है तो क्या आती है, कठोर शिल्प सामग्री। कि कोमल शिल्प सामग्री है, कठोर शिल्प सामग्री है, दोनों के रूप में इसको देखा जाता है कि दोनों की बात की जाती है और दोनों के रूप में इसको क्या करते हैं, शामिल किया जाता है। कि दोनों के रूप में क्या करते हैं, इसको शामिल करने के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें कि प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। पार्कर, स्टीवेंसन, किलपैट्रिक, जॉन डीवी। और इसमें देखो इसमें आता है किलपैट्रिक। कौन आता है, किलपैट्रिक इसमें देखा जाता है। लेकिन आपको इसमें ध्यान देना कि प्रोजेक्ट की इकाई में छात्रों के कार्य के रूप में करते हैं और छात्र की एक इकाई के रूप में, प्रोजेक्ट इकाई से छात्रों के कार्य के रूप में उत्तरदायी मानते हैं। क्या मानते हैं, उत्तरदायी मानते हैं। और इसमें प्रोजेक्ट को कि प्रोजेक्ट कार्य इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता है, एक कथन संबंध है। कथन की बात कर रहा है, विधि की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कथन की। और कथन के रूप में देखें किसकी बात कर रहे हैं, कि कथन की बात की जाती। और कथन है वो किसका देखा जाता है, कि जब भी अपन कथन की बात करें तो इसमें कौन सा कथन है और कथन के रूप में अपन देखा करते हैं। कि कथन की बात करें तो उसमें कौन सा कथन देखा जाता है। तो प्यारे साथियों इसमें ध्यान देना कि पार्कर है, स्टीवेंसन है, या फिर आपका किलपैट्रिक है या जॉन डीवी है, किसका देखा जाता है। कि प्रोजेक्ट कार्य की इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कि उत्तरदायी है वो आपका इसमें बनाया जाता है। उसके रूप में किसको देखा जाता है वो आपको ध्यान में रखना है। देखना तो पहले बताते प्रोजेक्ट की इकाई जिसमें छात्रों के कार्य की योजना और संपन्नता के लिए कथन है। उपयुक्त कथन किसका, यह आता है पार्कर का। कथन की बात करें तो किसका आता है, पार्कर का कथन देखा जाता है। कि कथन की बात की जाती है और कारकर की पार्कर है उसके कथन के रूप में इसको देखा जाता है। कि किसका जो कथन है और कथन की बात करें तो पार्कर के रूप में इसको देखा जाता है। नेक्स्ट कहें मूल्यांकन औपचारिक विधियों में शामिल है। मूल्यांकन औपचारिक विधियों में शामिल करने की बात करें तो आपकी आती है चेकलिस्ट, साक्षात्कार, प्रश्नावली। उपरोक्त सभी को क्या करते हैं, शामिल करते हैं। उपरोक्त सभी को शामिल के रूप में इसको देखा जाता है। और साथ साथ इसमें जांच सूची है। कौन सा, चेकलिस्ट है, इसको जांच सूची भी कहते हैं। कि जांच सूची के रूप में करते हैं, चेकलिस्ट के रूप में करते हैं, साक्षात्कार के रूप में करते हैं, प्रश्नावली के रूप में करते हैं, या प्रदत्त कार्य, अभ्यास कार्य। कौन सा, कि इसमें प्रदत्त कार्य, अभ्यास कार्य, प्रदत्त कार्य, अभ्यास कार्य। कि प्रदत्त कार्य है, अभ्यास कार्य है, प्रदत्त कार्य भी है, अभ्यास कार्य भी है। और इसमें कौन सा, परीक्षण के रूप में भी करते हैं। परीक्षण के रूप में भी इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है शिक्षक केंद्रित विधियों में प्रमुख स्थान होता है। शिक्षक केंद्रित विधियों में
प्रमुख स्थान किसका था? बालक का, शिक्षक का, पाठ्य पुस्तक का, उपरोक्त में से कहीं। शिक्षक केंद्रित जो विधियां आती है उनमें स्थान जो होता है वो शिक्षक का होता है। किसका होता है? शिक्षा। जैसे व्याख्यान विधि है, कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि है, व्याख्यान है। और व्याख्यान विधि जो होती है ये आपकी परंपरागत विधि है। कौन सी विधि है? परंपरागत विधि है। इसमें शिक्षक का स्थान जो होता है वो प्रमुख होता है। और ऐतिहासिक रूप से अपने व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर सकते हैं कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि है। इसमें ऐतिहासिक विधि है, ऐतिहासिक, परंपरागत, परंपराओं से चली आ रही है आपकी, ऐतिहासिक रूप में देखा जाता है। और इसमें अपन शिक्षक को केंद्रित मानते न कि बालक को देखा जाता है। नेक्स्ट है इसमें शिक्षण सहायक सामग्री सापेक्षिक प्रभावशीलता को एडगर डेल ने एक द्वारा स्पष्ट किया है। आयत, शंकु, त्रिभुज, वर्त। और ये स्पष्ट करता किसके आधार पे? शंकु के आधार पे। इसमें क्या करता है? सर्वे दृश्य सामग्री का प्रयोग करना और इसके आधार पर शिक्षण, इसके आधार पर शिक्षण प्रभावी होता है। शिक्षण क्या होता है? प्रभावी होता है। कि यदि अपन सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं और इसके कारण जो अपना शिक्षण होता है वो क्या होता है? प्रभावी देखा जाता है। कि प्रभाव है उसका बढ़ जाता है। किसका? शिक्षण के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा 3D उपकरण है? प्रतिरूप, कठपुतली, मोबाइल, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर जो देखा जाता है कि 3D में प्रतिरूप भी आता है, कठपुतली भी है, मोबाइल भी है और कौन सा? उपरोक्त सभी। 3D की बात की जाती है। आजकल 3D जो प्रयोग चल रहा है उसके रूप में इसको देखा जाता है। और प्रतिरूप में बात की जाती है तो उसमें दृश्यांकन भी आता है, अवशेष भी आता है, प्रतिरूप भी इसमें शामिल होता है। तो उसमें बात की जाती है कि जो आते रूप, अवशेष भी आते हैं 3D उपकरण है। और कान भी जो होता है इसके रूप में इसमें क्या करते हैं? शामिल करते हैं। और ऐसे जो उपकरण जो आपके 3D के रूप में अपन क्या करते हैं? देखे जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें रचनावादी शिक्षण की विशेषता या विशेषताएं हैं। शिक्षार्थी सक्रिय रहकर शामिल रहता है। कक्षा का माहौल लोकतांत्रिक होता है। गतिविधियां इंटरेक्टिव और छात्र केंद्रित होती है। तो इसमें क्या जाता है? उपरोक्त सभी। इसमें ध्यान देना है आपको कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं और विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। कि विचार विमर्श करके क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। और इसमें क्या आता है कि जो रचनावादी शिक्षण की बात करें तो कक्षा का माहौल लोकतांत्रिक है। इसमें शिक्षार्थी है, कौन सा? शिक्षार्थी की बात की जाती है, वो सक्रिय रूप से शिक्षक और छात्र दोनों क्या सक्रिय रूप से होते हैं। और गतिविधियां आपकी इंटरेक्टिव और छात्र केंद्रित बात की जाती है। और इसमें प्रोत्साहन होता है कि इसमें शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है? प्रोत्साहन। कि शिक्षक अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से प्रोत्साहन करता है। कि उसके माध्यम से क्या करता है? प्रोत्साहन करता है। शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, पाठ्यपुस्तक, प्रदर्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी विधियां होती है वो क्या है? शिक्षक केंद्रित। व्याख्यान भी है, पाठ्यपुस्तक, प्रदर्शन, ये सभी विधियां शिक्षक आधारित विधियों के रूप में देखी जाती है। कि शिक्षक आधारित विधियां उनके रूप में देखी जाती है। और इसमें क्या होता है कि छात्र की बात की जाती है। छात्र गौण होता है। छात्र निष्क्रिय होता है। शिक्षक सक्रिय होता है।
सक्रिय होता है। ये शिक्षक है वो सक्रिय होता है, छात्र गौण होता है, निष्क्रिय होता है, और इसमें विद्यार्थी को ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान देता है कि इसमें विद्यार्थियों को ज्ञानात्मक स्तर का ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ पर साथियों मिलते हैं अपन अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।